वेलकम टू आवर चैनल फार्मेसी अपडेट। और आज हम अपना थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी की 5 मेन ब्रांचेस हैं जिनको हम उनकी एप्लीकेशंस हम लोग जानेंगे। और वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उन ब्रांचेस का मतलब क्या है वो पढ़ेंगे और उनके बारे में कि वो कैसे कैसे अप्लाई की जा सकती है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये डील्स विथ एनिमल्स, ये डील करता है एनिमल से एंड फॉर्मेशन ऑफ एनिमल हाइब्रिड। इसके द्वारा फॉर्मेशन किया जा सकता है एनिमल हाइब्रिड का, ताकि जो आपके एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो, वो उनमें मसल्स मास अच्छा हो और रेजिस्टेंस टू डिजीज़ हो, उनमें कोई भी बीमारी जल्दी से ना हो। ट्रांसजेनिक इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और ये किया कैसे जाता है? ट्रांसजेनिक के द्वारा। ट्रांसजेनिक में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ के जीन को लेके हम दूसरे स्पीसीज़ के जीन में या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में उन जीन्स को मैचअप कराते, ट्रांसफ़र कराते हैं और फिर हमारा जो तैयार होता है एनिमल, वो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सोजीनियस जीन्स called are transgenes into a living organism so that the organism will be exhibit a new property and ट्रांसमिट दैट प्रॉपर्टी टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो ट्रांसजेनेसिस में हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं एक्सोजीनियस जीन को, जिनको हम ट्रांसजीन्स भी कह सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नई प्रॉपर्टी को अपने अंदर डेवलप करें और वही नई प्रॉपर्टी को ट्रांसमिट कर दें अपने न्यू जनरेशन को, अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को। क्लोनिंग की बात कर लेते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। तो इसमें क्या होता है? क्लोनिंग में अपने ही जैसा जेनेटिकली आइडेंटिकल, जिसमें जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक आपके एनिमल में, वही उसी की तरह से आपका दूसरा एनिमल आपका तैयार होता है सेम जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन के द्वारा। या तो ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है, नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, या फिर आर्टिफिशियली इसको प्रोड्यूस कराते हैं। और मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ मैमल्स हम तैयार कर लेते हैं जैसे कि डेट्स हो गए, कैटल्स हो गए, सीप्स हो गए, पिग्स हो गए, गोट, हॉर्सेस, म्यूलेस, कैट, रैट ईटीसी। इनकी हम क्लोनिंग अभी तक करा चुके हैं। और फर्स्ट जो क्लोन हम लोगों ने बनाया था वो बनाया था एक शीप का, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था डॉली। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ट्रांसजेनिक एंड क्लोन एनिमल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस थेरेपेटिक प्रोटीन। इनका इस्तेमाल किया जाता है थेरेपेटिक प्रोटीन को प्रोड्यूस कराया जा सके लार्ज क्वांटिटी में। जैसे कि एग्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, एग्स के लिए, और दूसरा मिल्क का प्रोडक्शन के लिए, ब्लड के लिए, यूरिन के लिए। द थेरेपेटिक प्रोटीन्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट अ ह्यूमन डिजीज इंक्लूडिंग हार्मोन, एंटीबॉडीज, एल्बुमिन, वैक्सीन, ग्रोथ फैक्टर्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इंटरफेरोन एंड रिकम्बिनेंट proteins from transgenic chicken, polyclonal antibodies, human serums, albumin from the transgenic cattle। तो इस तरीके से इनके प्रोटीन का इस्तेमाल करके ह्यूमन डिजीज़ के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और एज़ वेल एज़ ये फूड के लिए एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरह से हम इनको अपनी डेली लाइफ में अपना यूटिलाइज़ करने पाते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डिजीज़ में तो हेल्प करता ही है ह्यूमन की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, एज़ वेल एज़ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आल्सो हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन लाइफ। कैसे हेल्पफुल होता है कि ये जो एक टेक्निक होती है जीन नॉक आउट टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा हम एनिमल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में, एक सबसे करंटली एग्जांपल जो दिया हुआ है, सबसे करंट एग्जांपल है पिग का, जो इसमें pig is the major animal being considered as a viable organ donor to the human and used to supply heart wall for the insertion in the humans। तो ये हार्ट वॉल जो जिन लोगों के फेल हो जाते हैं, ये ओल्ड एज में, बेसिकली ओल्ड एज में ज़्यादा ये किया जाता है। जब ओल्ड एज में
हार्ट फेल्योर हो जाता है या फिर आपको हार्ट डिजीज़ होती है, हार्ट के वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, तो हार्ट के वॉल्व्स के लिए ट्रांसप्लांट जो किया जाता है वो मैकेनिकल वॉल्व ना करके एनिमल वॉल्व किया जाता है, क्योंकि एनिमल वॉल्व की जो लाइफ होती है अप्रॉक्स 12 ईयर्स होती है। तो ओल्ड जो पर्सन होते हैं उनमें इस तरह से मैकेनिकल वॉल्व की जगह पे आपके एनिमल वॉल्व का इस्तेमाल करके उनकी लाइफ को सेव किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर द ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की। तो इट इज़ यूज़ ऑफ लिविंग सेल्स, इसमें लिविंग सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सेल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है टू रिसर्च एंड प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट दैट हेल्प इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द ह्यूमन डिजीज़। ताकि रिसर्च की जाती है उनके लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करके या लिविंग मटेरियल का इस्तेमाल करके, ताकि प्रोड्यूस कराया जा सके फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ प्रोड्यूस कराई जा सके, एज वेल एज डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी इसके द्वारा प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। Recombinant DNA technology एक टेक्नोलॉजी है विच कम्स अंडर द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, एंटीबॉडीज, एंजाइम एंड प्रोटीन इट्सी। इसका इस्तेमाल करके लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है हार्मोन्स का, एंटीबॉडीज़ का, एंजाइम्स का एंड प्रोटीन्स का। एप्लीकेशन इसके क्या क्या है, जैसे कि अब जैसे बात की गई एंजाइम्स की, तो इंसुलिन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट, क्लॉटिंग फैक्टर एर्थ का प्रोडक्शन होता है फॉर हीमोफीलिया, इंटरफेरॉन अल्फा बीटा गामा फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, एरिथ्रोप्रोटीन्स फॉर द एनीमिया, सोमैटोस्टेन and somatotropin for the growth disorder, fibrous growth factor for ulcer, tissue plasmogen activator in heart disorder, serum and albumin as a plasma supplements and monoclonal antibodies in the treatment of various cancer diseases। तो कैंसर डिजीज़ नहीं कहेंगे, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर होता है आपका, ट्यूमर कैंसर होता है, तो कई सारे कैंसर है उनके लिए। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकमेंडेड बायोटेक्नोलॉजी है वो अपना बहुत ही रिकमेंडेड DNA बायोटेक्नोलॉजी है वो अपना बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़ेज एज वेल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में दूसरी टेक्निक आती है जीन थेरेपी की। इसमें हम DNA को एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं या फिर अल्टर कर देते हैं जीन्स को विद इन एन इंडिविजुअल सेल, किसी एक इंडिविजुअल सेल के अंदर एज अ थेरेपी हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इनहेरिटेड लीवर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, इन्फ्लुएंजा, HIV, हेपेटाइटिस, इन सारी डिजीज़ के लिए हम इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेम सेल थेरेपी की। स्टेम सेल थेरेपी में जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं अदर टाइप ऑफ सेल से, ये काफ़ी अलग होती है और इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये डिवाइड हो सके एंड प्रोड्यूस कर सके सेम टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। सोर्स जो होता है स्टेम सेल का वो होता है बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू, ब्लड डोनेशन, ब्लड फ्रॉम द अम्बेलिकल कॉर्ड। ये जब कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और किस टाइप के आपको स्टेम सेल चाहिए, कि कहाँ किस डिज़ीज़ के लिए चाहिए वो डिपेंड करता है। उस सोर्स से ये स्टेम सेल लेके उन डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे बहुत सारे केसेस में बोन मैरो का डोनेशन करने की बात होती है कि बोन मैरो चाहिए, डिज़ीज़ हो गई है, उसको ठीक करना है, तो बोन मैरो से यही स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन डिज़ीज़ को ठीक किया जा सके। जैसे कि एप्लीकेशन क्या हो गया, कैंसर और भी अदर डिजीज़ हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ हेमोटोपोएटिक डिसऑर्डर हो गया जिसमें एक्यूट एंड क्रोनिक ल्यूकेमिया आता है, प्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो गया। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आगे जो टेक्निक है वो हमारी है टिश्यू इंजीनियरिंग। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है टिश्यू की इंजीनियरिंग की जाएगी, यानी कि टिश्यू में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। इट इज़ द यूज़
यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है इंजीनियर करने के लिए, एंड मटेरियल मेथड एंड सुटेबल बायोकेमिकल एंड फिजिको केमिकल फैक्टर टू इम्प्रूव रिप्लेस बायोलॉजिकल टिश्यू, ताकि इसमें सुटेबल फिजिको बायोलॉजिकल एंड फिजिको केमिकल फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है ताकि रिप्लेस किया जा सके बायोलॉजिकल टिश्यू को। एप्लीकेशन जैसे कि क्या, बायो आर्टिफिशियल विंड पाइप, यानी कि पहली बात तो यहाँ पे ये बता दें कि टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एग्जांपल बताया गया कि विंड पाइप है, तो विंड पाइप जो अब हमारा ख़राब हो जाता है तो उसके लिए बायो आर्टिफिशियल विंड पाइप लगाए जाते हैं। बायो टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकली आर्टिफिशियल एक विंड पाइप तैयार किया जाता है। इन विट्रो मीट हो गया, आर्टिफिशियल पेनक्रियाज हो गया, रिसर्च इन्वॉल्व यूजिंग islet cells to produce and regulate the insulin particularly in case of diabetes। जैसे कि कुछ डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं जिसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहलाता है वो, तो इंसुलिन की फॉर्मेशन करने के लिए आर्टिफिशियल पेनक्रियाज लगा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से इंसुलिन को प्रोड्यूस कराते रहें ताकि डायबिटीज़ पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। कार्टिलेज हो गया, टू रिपेयर नी कार्टिलेज, आर्टिफिशियल स्किन हो गया, इसी तरह से कई सारी और भी डिजीज़ हैं जैसे डोरिस टाइलर्स हार्ट इन जार। तो इस तरह से हम इस टिश्यू इंजीनियरिंग के द्वारा कई सारे ह्यूमन डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, कई सारी सर्जरी कर सकते हैं, कई सारे डिजीज़ से हम जीत सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल में ही बायो सेंसर्स की। लाइफ में ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं जो कि हमें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मिला है। अ बायो सेंसर इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस दैट कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू अ फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसमें जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं उनको फिजिकल या फिर केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा हमें दिखाई देता है, रिस्पांस पता चल जाता है कि क्या रिस्पांस आ रहा है। जैसे एप्लीकेशन इसका है इन फूड प्रोसेसिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोसेंसर का। फॉर डिटेक्टिंग पैथोजन इन फूड, कोई पैथोजन तो नहीं है फूड में। जायमेटिक बायोसेंसर यूज टू मॉनिटरिंग ऑफ एजनिंग ऑफ बियर की एजनिंग के लिए भी एंजाइमेटिक बायोसेंसर का इस्तेमाल, इसकी प्रॉपर एजनिंग हो चुकी है कि नहीं, या पीने लायक हुई है या नहीं। फॉर स्पीडी एंड सेंसिटिव स्क्रीनिंग ऑफ स्वीटनर, फूड एडिटिव्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फास्ट स्क्रीनिंग एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटामिनेंट मटीरियल इन मेडिकल फील्ड, जो कि मैंने पहले ही बात की थी कि मेडिकल फील्ड में आज ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ है बायोसेंसर। तो इसमें 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल है। ग्लूकोज बायोसेंसर, ग्लूकोमीटर के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। इम्यूनो सेंसर, इम्यूनिटी को पता करने के लिए उसका यूटिलाइज़ करते हैं बायोसेंसर्स का। और दूसरा है कि जैसे कि आपका ऑक्सीमीटर आजकल आ रहा है, तो ये भी एक तरीके का बायोसेंसर ही है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में ड्यूरिंग कोविड। तो बायोसेंसर्स जो हमें दिए हैं, जो हमें मिले हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी मिले हैं, इसमें हम जो है बायोलॉजिकल रिस्पांस को फिजिकल या फिर केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा ऑब्टेन कर पाते हैं और उसको उसी से हम आगे चल के ट्रीटमेंट डिजीज़ का करने पाते हैं। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जिस नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कम्स फ्रॉम अडॉप्टिंग एंड मॉडिफाइंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सिस्टम फाउंड इन नेचर फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इस तरह से आई है कि इसने पहले अडॉप्ट किया है, फिर मॉडिफाई किया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। मॉडिफाइंग द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, पहले मॉडिफाई किए गए हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, प्रोसेसेस को, प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स को, टू फाउंड इन नेचर, जो भी नेचर में आपके मिलते हैं। फिर उसके बाद में प्रोड्यूस कराया गया है गुड्स एंड सर्विसेज को, ताकि अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन कर सकें। तो पहले तो क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, ताकि फिर प्रोसेस करते हैं, फिर ताकि प्रोडक्ट सिस्टम हमारा अच्छा हो सके, जो भी हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए चाह रहे हैं वो हमें मिल सके। तो पहली बात करते हैं बायोप्लास्टिक्स की। दीज आर द प्लास्टिक डिराइव्ड
from the renewable biomass sources such as vegetable fats and oil, corn, starch and और microbiota। तो ये जो बायोप्लास्टिक्स हैं ये डिराइव हुई है रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज से, जैसे कि हमारे वेजिटेबल फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, कॉर्न्स स्टार्च हो गया या फिर माइक्रोबायोटा हो गया। इट कैन बी मेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ये बनाए जा सकते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा बाय प्रोडक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम यूज प्लास्टिक बॉटल्स एंड अदर कंटेनर्स यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपके एग्रीकल्चर के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। और दूसरा ये प्लास्टिक बॉटल्स और अदर कंटेनर्स का यूज़ करके यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बनाया जा सकता है, जिसको हम बोलेंगे बायोप्लास्टिक्स। एप्लीकेशंस क्या है इनकी? फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम, स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक, सेलुलोज बेस्ड प्लास्टिक, प्रोटीन बेस्ड प्लास्टिक। इसके पीछे उद्देश्य होता है कि जैसे कि आप इंडस्ट्री में जो भी आप बायोलॉजिकल जो भी आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको आपको कैसे स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए कुछ आपको प्लास्टिक कंटेनर की आवश्यकता होती है, कुछ केमिकल्स को आपको स्टोर करने के लिए, इवन केमिकल्स नहीं कहेंगे इसमें, हम कहेंगे केमिकल्स भी कह सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो ड्रग प्रोडक्ट है उसको हमें स्टोर करने के लिए कुछ प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल के अंदर आता है एंजाइम्स। दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज बेकिंग, ब्रीविंग, डिटर्जेंट, फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर प्रोसेसिंग। तो इन सारी प्रोसेसिंग के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम फॉर्मेशन कर सकते हैं डिटर्जेंट का, ब्रीविंग का, बेकिंग कर सकते हैं, लेदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ के लिए, स्किन अल्सर के लिए, एंटीकोगुलेंट के लिए, साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ के लिए किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एजेंट की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एजेंट के कि क्लिनिकली डायग्नोस कर लिया जाए किसी भी डिजीज़ को, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एजेंट। ग्लूकोज ऑक्सीडेज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं टू एस्टिमेट या फिर टू डिटरमाइन द ग्लूकोज लेवल। कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज हैज़ ऑल्सो been reported for the useful biotechnology application in the detection and conversion of cholesterol, creatinase and sarcosin ऑक्सीडेज फॉर द क्रेटिनिन। तो इन सारे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एजेंट का हम इस्तेमाल करके हम बहुत सारी डिजीज़ से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो करने पाते हैं, उन टेस्ट को डिटेक्ट करने पाते हैं, डायग्नोस करने पाते हैं, उन टेस्ट की मदद से डिजीज़ का लेवल को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फूड इंडस्ट्री की। तो इट इज़ सेगमेंटेड इनटू अ डिफरेंट सेक्टर्स सच एज बेकिंग, डेयरी, जूस प्रोडक्शन एंड ब्रीविंग। बायोफ्यूल्स की बात करेंगे तो ये एक टाइप की एनर्जी होती है जो डिराइव की जाती है, जो प्राप्त होती है रिन्यूएबल प्लांट्स से या फिर एनिमल मटेरियल से, जैसे कि एथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल्स, बायोगैस etc. These are most useful in liquid or gas forms because they are easier to transport, डिलीवर एंड बर्न क्लीनली। और ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं लिक्विड फॉर्म में भी एज वेल एज गैसेस फॉर्म में, क्योंकि इनको डिलीवर करना या फिर इनको बर्न करना बहुत ही आसान होता है। अब बात करेंगे हमारे फाइन केमिकल्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइन केमिकल्स। कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फाइन केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। अमीनो एसिड के लिए ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन्स, राइबोफ्लेविन, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मेटाबोलाइट्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक पिगमेंट्स, अल्कोलाइड्स, टॉक्सिन, एंटीबायोटिक, कैरोटीनॉइड etc. नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी। It is the application of process for protection and restoration
of quality of environment. It can be used to detect, prevent and remediate the emission of pollutants into the environment in a number of ways. तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल environment को, तो बात करते हैं बायो रेमेडिएशन की. It refers to the productive use of microorganisms to remove or detoxify the pollutants, usually as a contaminants of soil, water or sediments that otherwise intermediate ह्यूमन हेल्थ. तो बायो रेमेडिएशन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करें, डिटॉक्सीफाई करें पॉल्यूटेंट्स को. जो भी पॉल्यूटेंट्स हमारे एज अ कंटामिनेंट्स सॉइल में मौजूद हैं, वाटर में मौजूद हैं या फिर सेडिमेंट्स में मौजूद हैं, ताकि ह्यूमन हेल्थ पे वो कोई भी अपना बुरा प्रभाव ना दिखाने पाए. अब बात करते हैं वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की. वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में क्या होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग लगाते हैं, यूटिलाइज उसमें कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू रिमूव द मोर कॉमन पॉल्यूटेंट्स. जो भी मोर कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें उनको वो रिमूव कर दें फ्रॉम द वेस्ट वाटर बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द रिवर और सी. तो रिवर और सी में जाने से पहले जो भी सीवेज वाटर होता है उसको हम ट्रीट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि उसमें जो भी कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसको रिमूव कर दें और उसके बाद में हम उसको रिवर में डिस्चार्ज करते हैं. बात करते हैं बायोसेंसर की. बायोसेंसर का इस्तेमाल करके हम क्वांटिटी को मेज़र करने पाते हैं पॉल्यूटेंट्स की, और इसको मेज़र करने के लिए जो बायोसेंसर की मदद से जो इस रिस्पॉन्स को मेज़र करने पाते हैं पॉल्यूटेंट कितना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ द बायोकैटालिटिक मेम्ब्रेन की मदद से हम कर पाते हैं. जो बायोकैटालिटिक मेम्ब्रेन है उनकी मदद से ही हम इसको क्वांटिफाई कर पाते हैं, विच अकम्प्लिश द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. और ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमको एक क्वांटिटी बता देता है कि कितना आपका पॉल्यूटेंट उसमें मौजूद है. अब बात करेंगे एग्रो बायोटेक्नोलॉजी की. एग्रो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. एग्रो बायोटेक्नोलॉजी एक कॉम्बिनेशन है टिश्यू कल्चर का और जेनेटिक इंजीनियरिंग का. डील करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट. इसमें हम ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाते हैं. जैसे हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया था वैसे ही हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कुछ बनाएंगे. उसमें कुछ टेक्निक्स कुछ डिफरेंट होंगी. जेनेटिक मैनिपुलेशन सबसे पहले किया गया था गोल्डन प्रोजेक्ट के लिए. गोल्डन प्रोजेक्ट में हमने गोल्डन राइस को जर्मिनेट किया था, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है गोल्डन प्रोजेक्ट. द गोल्डन प्रोजेक्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल. साइंटिस्ट हैव यूज्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस राइस रिच इन विटामिन ए. और इस तरह से साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस कराया था और उन राइस को जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा में थी. क्लाइमेट रेजिस्टेंस प्लांट्स. सम प्लांट्स डू वेल ओनली इन अ सर्टेन क्लाइमेट. कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जो केवल सर्टेन क्लाइमेट में या सर्टेन सॉइल कंडीशन में ही अच्छा ग्रो कर पाते हैं, लेकिन जब हम उसको इस तरह से क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो किसी भी एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर लेते हैं और उस एटमॉस्फेयर में अच्छे से वो ग्रो करते हैं. इवन ऐसे एटमॉस्फेयर में जिनमें उनको ग्रोथ बहुत ही हार्श थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए भी वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं प्लांट्स. नेक्स्ट हमारा है डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट. डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट में हम ऐसे प्लांट को ग्रो कराते हैं जो कि डिजीज़ से बिल्कुल रेजिस्टेंस रहें, जैसे कि पेस्ट वगैरह से, केमिकल से. तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स मेकिंग प्लांट मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज़, पेस्ट एंड केमिकल्स. जीन्स कैन गिव प्लांट्स a defense against threat that could normally wipe out an entire generation of क्रॉप. तो इसमें कुछ ऐसे हमारे जीन्स का इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए कि वो ऐसे डिजीज़ से बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपने आप को बचा पाए, जिन डिजीज़ की वजह से कि पूरी की पूरी जो जनरेशन होती थी क्रॉप की पूरी क्रॉप्स ही ख़राब हो जाती थी, वाइप आउट हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी. लेकिन ऐसी डिजीज़ से भी, ऐसी जो थ्रेड्स से भी वो अपने आप को सेव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो. थैंक यू.